हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, आज से हम हिंदी व्याकरण का जो शुरुआत होता है, जहाँ से हिंदी व्याकरण शुरू होता है, उसको वहाँ से शुरू करेंगे। मतलब शुरू से शुरू करेंगे और जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे वर्णमाला से जब शुरुआत होता है तो वहाँ से हम हिंदी व्याकरण को देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी जितने भी एग्ज़ाम आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण का सिलेबस रखा गया है, जिससे हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन बनते हैं जिस परीक्षाओं में, इसलिए हम लोग आज हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। और आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हम जानेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि से पहले एक शब्द आता है भाषा। भाषा क्या होती है कि जब हम अपने विचारों को या भावों को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो भाषा के माध्यम से हम अपने भाव या विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। जब हम अपने भाव व्यक्त करते हैं तो जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। उसके बाद आता है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं तो इसको हम देखेंगे कि ध्वनि जो होती है वो शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी ध्वनि के बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। यह जो ध्वनि है यह शब्दों की आधारशिला है और इसके बिना ध्वनि की कल्पना नहीं की जाती। आगे हम देखेंगे अ, आ, ई आदि। जब मनुष्य की वाग इंद्री द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाते हैं। जब मनुष्य की वाग इंद्रियों द्वारा अ, आ, ई या फिर कोई वर्ण उच्चरित होते हैं तो वह ध्वनियाँ कहलाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, यह ध्वनि के माध्यम से आप तक बातें पहुँच रही हैं। वही कह रहा है कि जब अ, आ, ई आदि मनुष्य की वाग इंद्री द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाते हैं। और कह रहा है इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। इतनी बातें कह रहा है कि इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। अब इसको हम कैसे समझें कि ध्वनि क्या है, तो ध्वनि बता रहा है कि यह शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। जब मनुष्य की वाग इंद्री द्वारा कोई वर्ण उच्चरित होता है तो उसे हम ध्वनि कहते हैं और तब इनके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि जैसे दो शब्द हैं, अंग्रेजी का इंच और हिंदी में इंच। जब इसको देखेंगे आप लोग तो ये दोनों जब हम इसको उच्चरित करेंगे तो चाहे ये इंग्लिश में इंच हो या हिंदी में लिखा इंच हो, दोनों की उच्चारण ध्वनि समान होगी। इसको हम इंच पढ़ेंगे और जब इसको हम देखेंगे यानी जब लिखेंगे तो इसमें भेद होगा। यानी इसको हम अलग तरीके से लिखेंगे इंग्लिश वाले को और हिंदी वाले को अलग तरीके से लिखेंगे, क्योंकि दोनों भाषाएं एक ही तरह की ध्वनियां हैं। यह दोनों भाषाएं जो है इंग्लिश और हिंदी, यह एक ही तरह की ध्वनियां हैं। लेकिन जब इसको हम लिखित रूप में लिखेंगे तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे। लिखने में दोनों ध्वनियों के चिन्ह एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसमें ध्वनि भेद तो नहीं, लेकिन इसका जो लिखित है, जो हम लिख रहे हैं, उसमें भेद अवश्य है। इसमें ध्वनि भेद नहीं है। ये इंग्लिश वाले को भी हम इंच पढ़ेंगे और हिंदी वाले को भी इंच पढ़ेंगे। इसमें ध्वनियों में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो इसमें भेद अवश्य है। इसमें ध्वनि भेद तो नहीं, लेकिन वर्ण भेद अवश्य है। तो यही चीज़ होता है ध्वनि। आप एक बार और इसको देखेंगे कि ध्वनि शब्दों की आधारशिला होती है,
जिसके बिना शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती। अ, आ, ई आदि जब मनुष्य की वाग इंद्री द्वारा व्यक्त होते हैं तब यह ध्वनियाँ कहलाते हैं, और लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। उदाहरण में मैं बताया कि यह जो इंच है यह इंग्लिश का शब्द है और यहाँ पे हिंदी लिखा है। इन दोनों में ध्वनियों में कोई अंतर नहीं, चाहे हम इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, दोनों को इंच ही पढ़ेंगे। या आप कोई और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए सन, इसको हम हिंदी में भी लिखेंगे सन। तो इन दोनों में उच्चारण भेद नहीं है, उच्चारण समान है, यानी हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, दोनों में सन हम पढ़ेंगे। लेकिन जो लिखा हुआ है यानी जो वर्ड है इसका वह अलग है, जो लिखा हुआ है वह अलग है, इसलिए इसको हम अलग अलग देखेंगे। अब फिर इसके ध्वनि के बाद आता है वर्ण का स्वरूप। वर्ण का स्वरूप हम देखेंगे। वर्ण के स्वरूप में वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। जैसे यहाँ पे दिया है अ, ई, व, च, क इत्यादि, यानी वर्ण जो होता है वह उसका कोई खंड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम दो शब्द लेंगे पा, पानी, तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसकी दो ध्वनियाँ हैं पा और नी। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प प्लस आ और न प्लस ई। यह जो है प, आ, न, ई, यह वर्ण है। इसी को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर उसको कहते हैं जो नष्ट नहीं होते हैं, जो अकाट्य होते हैं। अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता है, तो वही कह रहा है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, यानी प, आ, न, ई, इन वर्णों का कोई खंड नहीं होगा। यहाँ पे जो पानी शब्द है इसका खंड हो सकता है, इसमें दो ध्वनियाँ हैं पा प्लस नी, लेकिन इसका कोई, अब हम पा को जब इस रूप में लिख देंगे वर्णों के रूप में, तो यहाँ पे वर्ण का जो स्वरूप है यानी वर्ण के बारे में बताया जा रहा है कि वर्ण का खंडन नहीं होता है। वर्ण या अक्षर दोनों एक ही होते हैं। अक्षर जिसका क्षरण न हो और वर्ण जो नष्ट न हो, यानी जो जिसका कोई खंड न हो। यहाँ पे परिभाषा रूप में देखेंगे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। इतनी चीज़ें आप देखेंगे जब, तो न अ का खंड होगा, न ई का होगा, न व का होगा, न च का होगा और न क का होगा। यानी ये जितने वर्ण हैं इनका कोई खंडन नहीं होता है। आगे कह रहा है कि वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है और इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। यानी हम इसी वर्ण को मिला करके, आप यहाँ पे देखेंगे कि यह जो प, आ और न, ई है, जब हम इसको मिला देंगे तो यहाँ पे एक शब्द बनता है पानी। वही कह रहा है कि इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। और जो वर्ड होते हैं वह 52 होते हैं। इसको हम एक एक करके देखेंगे और फिर आगे हम इसके बारे में जानेंगे स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। इसके बाद हम वर्णों को देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है और कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। हम आगे वर्णमाला को एक ग्राफ के रूप में देखने का प्रयत्न करेंगे। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं जो आपको ग्राफ के माध्यम से बताए जाएंगे और इनका उच्चारण स्थान बताया जाएगा। इसमें से वर्णमाला से परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इनके उच्चारण स्थान को भी जानना अत्यंत ज़रूरी है। और
कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इन चीज़ों को भी जानना आपको अति आवश्यक है। स्वर दिया गया है, स्वर जो है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, और यह 11 स्वरों की संख्या जो होती है वह 11 होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से व्यंजन की संख्या दी गई है और व्यंजन लिखा गया है। यह क वर्ग है, यह च वर्ग है, यह ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, और फिर उसके नीचे दिया है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। इस वर्णमाला से परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप पिछले पेपर को उठा के देखेंगे तो वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क वर्ग, जो क वर्ग होता है जिसमें क, ख, ग, घ, अंग जो आते हैं, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ होता है। यानी जब आप क, ख, ग, घ, अंग इसका उच्चारण करेंगे तो उसका जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है। अब च वर्ग का देखेंगे तो च वर्ग में कुल च, छ, ज, झ, ञ, इसमें कुल 5 वर्ड आते हैं। यानी क वर्ग में भी 5 वर्ड, च वर्ग में भी 5 वर्ड, ट वर्ग में भी 5 वर्ड, और त और प इन दोनों में भी 5-5 वर्ड आते हैं। और जो च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है यह तालव्य होता है। यानी इसका जो उच्चारण स्थान कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो जब आप जानेंगे नहीं तो आंसर नहीं दे पाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। मान लीजिए पूछ दिया कि च का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो जब आप जानेंगे तभी बताएंगे कि च का उच्चारण स्थान जो होता है वह तालु होता है, तालव्य होता है। फिर ट वर्ग का उच्चारण स्थान हम लोग देखेंगे कि ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह मूर्धन्य होता है। इसमें से भी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर त वर्ग का देखेंगे तो त वर्ग में त, थ, द, ध, न इसका उच्चारण स्थान दंत होगा। जब इसका उच्चारण आप करेंगे तो आपकी जिह्वा वो दांत से स्पर्श होगी, दांत को स्पर्श करेगी, तो आप इसका उच्चारण करके भी यह पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा इसका उच्चारण स्थान क्या है। अब प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है यह ओष्ठ होता है। जब इसको पढ़ेंगे आप कि प, फ, ब, भ, म, तो आप स्वतः ही जान जाएंगे कि इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब इसमें य, र, ल, व यह जो 4 वर्ड हैं इसको हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसको अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। परीक्षाओं में पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन हम किसे कहते हैं, तो आप इसको जानेंगे य, र, ल, व यह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और फिर अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, स, श, स, ह यह ऊष्म व्यंजन होता है। और फिर संयुक्त व्यंजन, ये भी सारी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। संयुक्त व्यंजन जो होता है छ, त्र, ज्ञ, स्र, यह 2 व्यंजन के मेल से बनता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। फिर द्विगुण व्यंजन ड और ढ, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, तो ड और ढ को यह द्विगुण व्यंजन कहते हैं इसे। अब 2 चीज़ और आती है, एक अनुस्वार आता है और एक विसर्ग आता है। यानी जिसको आप अंग और अह कहते हैं। यह जो ऊपर बिंदी लगती है इसे हम अनुस्वार कहते हैं, और जो इसके बाद की बिंदी लगती है इसे हम विसर्ग कहते हैं। तो इस चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। यानी कुल वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं जिसमें 11 स्वर होते हैं और व्यंजन
की भी आप गणना करेंगे तो वो भी आपको पता चलेंगी। यानी ये सारे वर्डों की यदि आप गणना करते हैं तो कुल 52 वर्ड होंगे और आपको इनका उच्चारण स्थान निश्चित रूप से याद होना चाहिए, तभी आप वर्णमाला से आए हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। जब वर्णमाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगी तो अभ्यास के रूप में हम प्रश्न भी देखेंगे। पहले इसको हम अच्छे से समझ लें। यदि आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके परीक्षाओं में आए हुए वर्णमाला से क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे। तो आज की कक्षा में आप लोगों ने देखा ध्वनि के बारे में, वर्ण का स्वरूप देखा। अब यह एक सामान्य परिचय के तौर पे मैं आप लोगों को बताया। अब अगली कक्षा में हम लोग स्वर के बारे में जानेंगे और व्यंजन के बारे में जानेंगे। यह जो वर्णों का उच्चारण स्थान है इसको हम और डीप तरीके से जानेंगे कि इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये सारी चीज़ें भी हम अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक आप इन सारे चीज़ों को आज की वीडियो में देखेंगे और इसको याद करने का प्रयत्न करेंगे। अगली कक्षा में हम देखेंगे और ये वीडियो आप अपने मित्रों तक भी शेयर ज़रूर करेंगे। फिर अगली कक्षा में हम नए अध्याय के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।